दंड मांडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती। निःशेष जाड्यापः शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी अभयदां, जाड्यां चखारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति, लवकुश ध्रुव प्रह्लाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। ब्रह्मनाद। गोरक्ष प्रांत के तकनीकी प्रशिक्षण वर्ग के चतुर्थ दिवस की वंदना सभा में आप सभी का स्वागत है। इस वर्ग में पिछले 4 दिनों से गोरक्ष प्रांत के 38 आचार्य बंधु भगिनी और इनके समन्वय के लिए एक प्रधानाचार्य जी, ऐसे 39 लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से अपने कंटेंट तैयार कर, पीपीटी तैयार कर और अपनी क्लास टीचिंग की रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं। 2-3 लोगों को छोड़कर से सबका कम से कम एक क्लास टीचिंग रिकॉर्ड हो गई है, कई की 2 हो गई है, कई ऐसे हैं कि 3 हो गई है। अभी कल दोपहर तक ये सब उनके साथ रहने वाले हैं, आगे इस काम में लगे हैं। प्रतिदिन हम वंदना सभा में अपने किसी श्रेष्ठ महान भाव के द्वारा शिक्षा से जुड़े विभिन्न पक्षों पर चर्चा करते हैं। हमारा सौभाग्य है आज के इस अवसर पर भी जिन्होंने पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में लगाया, इस किनारे बैठे आदरणीय डॉक्टर इंद्रपाल जी शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा के विभिन्न उच्च पदों पर काम किया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव रहे, माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रहे उत्तर प्रदेश शासन में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो वर्तमान में है, उन सभी स्थानों पर प्रशासनिक शिक्षा का जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसका आपका बहुत ही अच्छा अनुभव है। एक अच्छी बात यह है डॉक्टर साहब के साथ कि प्रशासनिक पदों पर रहते हुए, उच्च प्रशासनिक पदों पर रहते हुए भी उत्तर प्रदेश शासन के आपने शिक्षा की साधना नहीं छोड़ी और एक शिक्षक के नाते आज भी
शिक्षा के क्षेत्र के लगे हुए सभी शिक्षकों का, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक हैं। अपने जो भारतीय शिक्षा शोध संस्थान है उसके सचिव के नाते और मुख्य मनोवैज्ञानिक के नाते भी आप उसका मार्गदर्शन करते हैं। हम सब कार्यकर्ताओं को जब भी आपकी आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है, आप सहर्ष अपना समय निकालकर हम सबको देते हैं। आज के अवसर पर उपस्थित हैं। मैं विद्या भारती पूरी उत्तर प्रदेश की ओर से और इस प्रशिक्षण वर्ग की ओर से आदरणीय राष्ट्र साहब का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बगल में बैठे हम सबसे परिचित आदरणीय उमा शंकर जी मिश्र विद्या भारती के बहुत ही पुराने कार्यकर्ताओं में से एक हैं। अनेक वर्षों तक आचार्य रहे, प्रधानाचार्य रहे, संभागीय निरीक्षक रहे और गोरक्ष और काशी प्रांत जब एक साथ था तो 2 वर्ष तक उसके भी प्रदेश निरीक्षक रहे। औध प्रांत के अनेक वर्षों तक प्रदेश निरीक्षक रहे और कानपुर के। वर्तमान में विद्या भारती की जो बालिका शिक्षा है उसके क्षेत्रीय प्रभारी हैं। शिशु मंदिर संदेश हमारे पास जो जाता है उसके प्रधान संपादक हैं और शिशु मंदिर जो प्रकाशन है उसके संयोजक के नाते भी आपका सारा काम देखते हैं। तो सारा जो कुंज है, परिसर है, इतना हरा भरा सुंदर सा, उसके कुंज प्रमुख के नाते भी सारा काम आप देखते हैं। आज भी हम सबके साथ मंच पर हैं। अब मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि अपनी वार्ता आरंभ करने का कष्ट करें। मंचासीन आदरणीय उमाशंकर मिश्र जी, आदरणीय डीएनएस जी, यहाँ उपस्थित प्राचार्य एवं अध्यापक बंधुगण, बहने, नई शिक्षा नीति भारतवर्ष में कुछ नया लेकर के आई है। काफी दिन से चर्चा थी। 1985 में लास्ट से पूर्व शिक्षा नीति आई थी। उसमें आपको ध्यान होगा, जो लोग पुराने हैं, कुछ नए कंसेप्ट आए थे। शिक्षकों के भर्ती के बारे में, शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में और अध्यापन विधा के बारे में। आपको ध्यान होगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स का एस्टेब्लिशमेंट उसी नीति के तहत किया गया था। बीटीसी के प्रशिक्षण में बदलाव किए गए थे, बीएड के प्रशिक्षण में बदलाव किए गए थे और काफी कुछ शिक्षकों के ऊपर उनके इनोवेटिव काम के लिए या इनोवेटिव थिंकिंग के लिए उन्हें जोड़ने का प्रयास किया गया था। एक्शन रिसर्च और या अन्य तरह की बातें काफी उसमें प्रभावशाली ढंग से कही गई थी। वर्तमान शिक्षा नीति जो आई है, आप लोगों ने शायद उसको अवलोकित किया हो, पढ़ा हो। इस शिक्षा नीति में और उस शिक्षा नीति में काफी एम्स में और ऑब्जेक्टिव में काफी अंतर है। ये जो शिक्षा नीति आई है, इसमें महत्वपूर्ण जो बात कही गई है, जो हमारा विकास है, मानव का विकास या कहिए बच्चों का विकास, नागरिकों का विकास, उसके प्रति बहुत चिंता व्यक्त की गई है और उसे सही मार्गदर्शन देने के प्रयास के लिए इस शिक्षा नीति में काफी परिवर्तन किए गए।
विद्यालय में शिक्षा से जुड़े हुए आप जानते हैं कि 3-4 ये मुख्य कारक हैं। सबसे पहला है जिसको शिक्षा दी जानी है, छात्र है। शिक्षा कहाँ दी जानी है? विद्यालय है। शिक्षा कौन देगा? अध्यापक है। ये जो और उसके बाद शिक्षा क्या दी जाएगी, वो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है। तो ये 4 चीजें मैंने बताई हैं, इनके ऊपर ही सारा दायित्व है शिक्षा नीति का। कितने भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अच्छे बना लीजिए, बड़े आकर्षक बना लीजिए, परंतु जब तक ये चारों इकाइयां अपना अपना काम बहुत मनोयोग से और बहुत ही अद्यतन आवश्यकताओं को जोड़ते हुए और भविष्य की परिकल्पना करते हुए समन्वय बनाते हुए नहीं चलेंगी, तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं हो पाएगा। अर्थात सबसे बड़ी चुनौती जो है वो विद्यालय के वातावरण की है। बिल्डिंग हम बना लेते हैं, बड़े आकर्षक भवन हैं, आप देख ही रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी और गवर्नमेंट में भी। हमारे प्राथमिक विद्यालयों में भी बहुत परिवर्तन आया है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, शौचालय हैं, कमरे हैं, टीचिंग एड्स है, शिक्षकों के प्रशिक्षण हैं, डाइट्स हैं, NPRC BRC का कंसेप्ट है। ये सारी चीज़ें तैयार हैं, परंतु किसी के भी मुंह से, अंतरात्मा से ये बात नहीं निकलती कि हाँ वास्तव में शिक्षा है या शिक्षा दी जा रही है या शिक्षा प्रभावी तरीके से दी जा रही है। शायद ये हम लोग पूरे विश्वास के साथ कहने में सक्षम नहीं हैं। इन चारों इकाइयों को जो मैंने बताया है, जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, इनकी चिंता नहीं करेंगे, इन पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आप कितनी भी नीति ले आइएगा तो उसका कोई लाभ न तो हमारे छात्रों को होगा, न समाज को होगा, न अभिभावकों को होगा और ना ही विद्यालयों के वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा। तो आज जो आवश्यकता है हमारी, वो है हमारी नीयत की, हमारी सोच की। क्या हम मन से पूछ कर देखें कि जितने शिक्षक हमारे हैं, क्या हम मन से चाहते हैं कि मैं जो उत्तरदायित्व संभाल रहा हूँ शिक्षक का, क्या वो वास्तव में मैं उसके अनुरूप काम कर रहा हूँ? मैंने शायद कभी आपके बीच में चर्चा की होगी पहले भी कि शिक्षक मजदूर नहीं है और मजबूर भी नहीं है। शिक्षक को यदि शिक्षक बनना है तो उसे अपने अंदर उस तरह का व्यक्तित्व पैदा करना पड़ेगा, ह्यूमन है वो भी, कमियां उसमें भी हैं, आवश्यकताएं उसकी भी हैं, समाज में उसे भी रहना है, परंतु इसके बावजूद, इन सब आवश्यकताओं के बावजूद यदि वो इस दायित्व को संभालता है शिक्षक के, तो उसकी जिम्मेदारी अन्य, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी हों, कितने भी बड़े कर्मचारी हों, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हों, उनके सामने, इस शिक्षक के सामने उनकी सब ये फीकी है। तो सबसे पहला है
कि शिक्षक का निर्माण कैसे किया जाए, जो सबसे बड़ी चुनौती है इस समय। बहुत प्रशिक्षण हम देते हैं, परंतु इन चीज़ों पर कितना ध्यान हम दे पा रहे हैं शिक्षक की आवश्यकताओं के अनुरूप। आज दुखद स्थिति ये है, जो हमारे प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, चाहे वो बीएड कॉलेज हो, एमएड वाले हों, वहाँ किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है उसे कहते हुए भी शर्म आती है। हम लोगों ने बीएड एमएड किया, कमर सीधी नहीं होती थी, इतना वर्क होता था, परंतु वो वर्क होता था, काम कराया जाता था, और शिक्षक जो थे वो डिवोटी थे उस समय प्रशिक्षण महाविद्यालयों के। चाहे कमियां रही हों, परंतु उनका काम था कि जो उन्होंने सीखा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा वो सिखाने का प्रयास करते थे अपने छात्राध्यापकों को, बीएड के स्टूडेंट को या एमएड के स्टूडेंट्स को। वही कारण है कि आज हम जैसे जो रिटायर भी हो गए हैं, तो वो पढ़ाई हमारे आज तक काम आ रही है। परंतु आज स्थिति ये है कि जो बच्चा बीएड में पढ़ रहा है, एमएड में पढ़ रहा है, उसका क्या नॉलेज का स्तर है। हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स, कई बार हम जिक्र करते हैं दिनेश जी और लोगों से, उमाशंकर जी से, या अन्य हमारे जो साथी हैं, हम लोग जहाँ शिक्षा संस्थान में बैठते हैं, वहाँ पुराने बीएड कॉलेज के डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं हमारे संस्थान से, प्रोफेसर्स जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर जो माध्यमिक के रहे हैं हमारे कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी, आप परिचित होंगे, वो जुड़े हुए हैं। सब लोग जब देखते हैं उनका स्तर, जब आते हैं एमएड और बीएड के स्टूडेंट आते रहते हैं हमारे यहाँ संस्थान में, तो उनका स्तर देख करके हमें ये समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये शिक्षक हैं क्या हैं, ये क्या इन्हें बताया गया। कुछ नॉलेज उन्हें नहीं दी जा रही है, केवल पैसा लेकर के उनको नकल कराई जा रही है कि ये डिजर्टेशन बना लो, ये लेख लिख लो, ये वो कर लो। उनका चिंतन, कोई अपना मौलिक चिंतन उनमें पैदा करने की स्थिति नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो हमारे सामने है वो है कि जो शिक्षक हैं या शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनको हम किस प्रकार से सही प्रकार की शिक्षा दें। उनको शिक्षित करने की, उनको प्रशिक्षित करने की जो आवश्यकता है वो चैलेंजिंग है, क्योंकि जो मठाधीश जिन्होंने ये दुकानें खोली हुई हैं, एमएड कॉलेज और बीएड कॉलेज प्राइवेटाइजेशन किया गया है, उनमें जो शिक्षक हैं, जो प्रशिक्षण देने वाले हैं, वो वहीं के स्टूडेंट हैं जो उन्होंने पढ़ा है, वो जो उन्होंने सीखा है वही उनको सिखा रहे हैं। कि उन्हीं में 2000-4000 रुपये नाम मेरा लिखा हुआ है कि डॉक्टर आईपी शर्मा प्रोफेसर हैं यहाँ, परंतु पढ़ा वहाँ रहे हैं 3000-4000 के वो बीएड या एमएड के स्टूडेंट जो हैं वो वहाँ पढ़ा रहे हैं उनकी एवज में, और क्या पढ़ाएंगे ये आप सोच सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा है कि इस प्रशिक्षण को किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए और शिक्षकों में शिक्षक के गुण पैदा किए जाएं, उसे सही प्रकार से शिक्षक बनाया जाए। तो उसके उद्देश्य तो बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, शिक्षक ऐसा हो, शिक्षक आदर्शवादी हो, शिक्षक का अनुकरण किया जा सके, शिक्षकों की बातों को सुना जा सके, शिक्षक इनोवेशन कर सके, इनोवेटिव विचारधारा रख सके, शिक्षक रिसर्च करा सके, शिक्षक एक्शन रिसर्च करे, ये करे वो करे, दुनिया भर का ड्यूटीज हैं, परंतु कैसे करे और कौन कराए उनसे, क्या उनमें कैसे हम ये चीज़ भरें कि वो अपनी अंतरात्मा से काम करें। सेल्फ डिसिप्लिन एक शिक्षक का सबसे बड़ा गुण होता है, उसमें कैसे पैदा करें स्व अनुशासन, कि वो चिंतित हो अपने पाठ्यक्रम को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। तो ये मैं एक चैलेंज है ये, इस पे आप विचार करिए, क्या कर सकते हैं आप, क्या होना चाहिए, किस प्रकार से इसमें सुधार। आप सब जानते हैं क्या हो रहा है बीएड क्लासेज में और एमएड क्लासेज। दूसरा चैलेंज है हमारे पास विद्यालयों का वातावरण। हमारे प्राइमरी, अपर प्राइमरी,
आपने देखा है कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, डिग्री कॉलेजेस, इन विद्यालयों का जो शैक्षिक वातावरण था उसको कैसे ऐसा प्रेरणादायी बनाया जाए कि विद्यालय में घुसते ही लगे हम कहीं शिक्षा के मंदिर में आए हैं। ऐसी चीज़ कैसे हम कर सके हैं, उसकी आवश्यकता है कि विद्यालय का वातावरण इस प्रकार का हो जो सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करे, अभिभावकों को आकर्षित करे कि इस विद्यालय में मुझे पढ़ाना है, अध्यापकों का व्यवहार और कर्तव्य आकर्षित करे कि बच्चे वहाँ आएं और अभिभावक भी निश्चिंत होकर जाएं कि किस प्रकार का वातावरण वहाँ होना चाहिए। तो इस तरह से विद्यालय जो है उसको हम कैसे खड़ा करेंगे, इस बात पर भी चिंता करने की आवश्यकता है। फिर जो महत्वपूर्ण है सबसे, वो है पाठ्यक्रम, करिकुलम। क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्या हम सिखाने जा रहे हैं, क्या हम इन्हें बनाने जा रहे हैं। एक डेफिनेशन है करिकुलम की, कनिंघम ने दी थी। इट इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द टेक्नीशियन टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स। ये एक टूल है, करिकुलम जो है वो टूल है इन द हैंड्स ऑफ टेक्नीशियन। जो तकनीकी विशेषज्ञ है अर्थात शिक्षक, उसको टेक्नीशियन कहा गया है, उसके हाथ में पाठ्यक्रम एक टूल है। जैसे टूल से पेंच खोलते हैं, चढ़ाते हैं, बनाते हैं, ये कोई भी चीज़ बना देते हैं, तो वो टूल है इस शिक्षक के हाथ में टू मोल्ड हिज मटेरियल। मटेरियल क्या है उसके सामने, वो हैं बच्चे, ये स्टूडेंट जो आए हैं। टू मोल्ड हिज मटेरियल, वो मटेरियल है अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स, अपने आदर्शों के अनुरूप, अपने जो हमारे संस्कार हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हम जो उन्हें सिखाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन बच्चों को मोल्ड कर सके। ऐसा करिकुलम होना चाहिए। अब करिकुलम में दुनिया भर की परेशानियाँ, ये इसमें देवी देवताओं को क्यों पढ़ा दिया, इसमें इस्लाम के प्रति ये बात क्यों कह दी, इसमें इतिहास को क्यों तोड़ मरोड़ दिया, इसमें पॉलिटिकल साइंस में ये क्यों डाल दिया गया। इस तरह की बाधाएं जो इस समय खड़ी हो रही हैं, मानवाधिकार क्यों नहीं लाया गया, ये बात क्यों नहीं सिखाई गई, सेक्स एजुकेशन प्राइमरी से क्यों नहीं सिखाई जा रही है। इस तरह के जो कंसेप्ट हैं, ऐसी ऐसी जो धारणाएं लाई जा रही हैं, वे कहाँ तक सटीक हैं, किस लेवल पर वो लाभदायक होंगी, कहाँ से इन चीज़ों को इस कठिनाई के स्तर से लेते हुए सरल से कठिन की तरफ का फार्मूला लगाते हुए सिखाने की प्रक्रिया कैसे, इस पाठ्यक्रम को सिखाने की प्रक्रिया कैसे होगी, उसके लिए क्या क्या सामग्री होंगी, कैसा वातावरण विद्यालय में पैदा करना पड़ेगा उस करिकुलम को लागू करने के लिए। और करिकुलम सबसे बढ़िया, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि करिकुलम बनाने वाले लोग, करिकुलम से जुड़े हुए लोग, पाठ्यक्रम को निर्मित करने वाले लोग, उनकी सोच, उनके थिंकिंग कितनी गहराई तक है, उन्हें कितना ज्ञान है, कितना वो धरातल से जुड़ करके उस पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, वो करिकुलम की बात है। तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैंने फिर सबसे जो चैलेंजिंग चीज़ है वो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जैसा मैंने बताया अभी आपको, उन टीचर्स को जो करिकुलम बनाया गया है, जो विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है,
उसको पढ़ाने के लिए क्या हमारा अध्यापक तैयार है, उसे किस स्तर से हमें तैयार करना होगा, उसका जो पाठ्यक्रम बनेगा प्रशिक्षण का, प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए यूनिवर्सिटीज या अन्य जो संस्थान हैं, वो जो NCTE वगैरह हैं, वो क्या चाहते हैं कि शिक्षक को किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि वो एक आदर्श अध्यापक के रूप में जाके अपने कार्य क्षेत्र में जाके ईमानदारी से काम कर सके। तो जो गुण पहले बताए जाते थे कि शिक्षक के गुण कैसे हों, शिक्षक में कौन से गुण पैदा करे प्रशिक्षक, जो प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिक्षक ईमानदार होना चाहिए, शिक्षक परिश्रमी होना चाहिए, शिक्षक का सोच आगामी सोच सके, भविष्य की कल्पना कर सके, ऐसा शिक्षक होना चाहिए, बच्चों की क्षमताओं का आकलन कर सके, कौन बच्चा किस स्तर का है, उसका मनोवैज्ञानिक स्तर क्या है, उसका बौद्धिक स्तर क्या है, उसमें रीजनिंग की कितनी पावर है, उसमें तर्क करने की कितनी शक्ति है, उसे कितना प्रशिक्षण तर्क करने के लिए दिया जाना चाहिए, कितना मेमोरी का क्षेत्र होना चाहिए, याददाश्त के लिए कितना एक्सरसाइज का होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर चिंता करने की बात होगी। तब हम जाकर के इस प्रशिक्षण को या इस कार्यक्रम को, नई शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हो सकेंगे। इसमें योगदान एक व्यक्ति का नहीं होगा या एक क्षेत्र का नहीं होगा, इसमें सबको जुड़ना पड़ेगा। आज स्थिति ये है, हमारे प्राथमिक विद्यालयों के जो परिषद में, हमारे मीन्स मैं अभी भी क्योंकि शिक्षा विभाग का मानता हूँ, रिटायर हूँ वहाँ से, तो परिषद के हमारे शिक्षक या माध्यमिक के हमारे विद्यालय के शिक्षक जो एडिड विद्यालय हैं, उन अध्यापकों से सीने पर हाथ रख के पूछिए कि क्या अपने बच्चे को भी आप अपने विद्यालय में जिसमें आप टीचर हैं पढ़ाने को तैयार हैं। 99% टीचर जो है, 1% तो मैं नहीं कहता, 99% टीचर्स जो हैं हिम्मत नहीं कर पाते कि अपने बच्चे को अपने विद्यालय में पढ़ा सकें। ये भी बहनें बैठी हैं, इनसे पूछ लीजिए, आप लोग हैं ही गवाह। तो ये स्थिति कब तक रखेंगे? पाठ्यक्रम की बात जहां तक मैंने कही थी, यूपी में हमारा पाठ्यक्रम था कक्षा 1 से लेकर 12 तक का, माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा जोड़ करके। आज हमने CBSE का ले लिया है। CBSE का स्तर क्या है, इस पर कभी चर्चा नहीं की गई। NCERT ने जो बना के दे दिया, जो वहां बैठे हुए हैं मठाधीश, उन्होंने जो बना दिया वो आदर्श स्थिति बन गई। कभी ये नहीं सोचा कि जो NCERT है उसका क्षेत्र पूरा देश है, उसे मिजोरम में भी पढ़ाना है अपना पाठ्यक्रम, उसे राजस्थान में भी पढ़ाना है, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में पढ़ाना है। क्या वो स्थिति जो मिजोरम की है वो यूपी में होगी? जो वहाँ का एरिया है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की भाषा है, वहाँ का ज्ञान का स्तर है, या वहाँ का जो जनरल जो चीज़ें हैं, क्या उनकी आवश्यकता यहाँ यूपी में पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ का क्षेत्रीय स्तर को भी ध्यान रखना होगा। तो अब NCERT का पूरे देश को सोच के बनाया और उसको हम लागू कर रहे हैं अपने प्रदेश में। तो बच्चा इतना कितना कंफ्यूज होगा, कितना वो शिक्षक कंफ्यूज होगा उसे पढ़ाने में, इस पे चर्चा नहीं की गई। तो इस प्रकार के परिवर्तन लाने के लिए, इस प्रकार की बातों के लिए हमें जो हमारे शिक्षक, उत्साही शिक्षक हैं, जिनमें ये कुछ करने का, ऐसी बात नहीं है कि अच्छे शिक्षक नहीं हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, आप लोगों के बीच में हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नेगेटिविटी हम सोच कर चले कि है ही नहीं कोई भी, ऐसा नहीं है।
परंतु पहचानना है, उनको आगे लाने की बात है, उनको लीडरशिप देने की बात है। तो ये काम हमारे जैसे, चाहे विद्या भारती हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे प्रशिक्षण के NCT वगैरह हो, NCERT हो, SCERT हो, इन संस्थाओं को बहुत ही जिम्मेदारी से इन चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए तब जाकर के ये पाठ्यक्रम करिकुलम वगैरह बना करके लागू करने की बात होगी। और ये टाइम लेगा, एकदम नहीं हो जाएगा, और एकदम सारी चीज़ बहुत अच्छी भी नहीं हो जाएंगी, उनमें सुधार भी होंगे, कुछ गलतियां भी होंगी तो उनके सुधार भी सुझाए जाएंगे, तभी हम इस चीज़ को कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, जिनमें जो योग्यता है, कोई इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाता है, कोई हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाता है, कोई गणित बहुत अच्छा पढ़ाता है। गणित के शिक्षक 5 खड़े कर लीजिए, सब अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। किसी का पढ़ाया हुआ तुरंत समझ जाते हैं, किसी का पढ़ाया हुआ 10 दिन पढ़ा लो तो नहीं समझ में आता। खुद मैं अपना भुक्तभोगी बता रहा हूँ, मैं कई बार एक्सपीरियंस बताता हूँ। B.Ed में जब कर रहा था तो शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत एक पेपर होता है। B.Ed में जो हमें पढ़ाने वाले थे, हमारी समझ में कुछ नहीं आया, और बड़ी मुश्किल से B.Ed में मैंने उसको कि ये पास कर पाया। उस पेपर को पास तो कर ही लिया, रट रटा के जैसे भी किया, परंतु समझ की बात थी, नहीं आया। वही पेपर M.Ed में होता है, शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत। M.Ed में जो पढ़ाने वाले आए, उनके पढ़ाने का जो प्रभाव मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, जो हुआ उसी पेपर का, उसी दर्शन शास्त्र का, उसमें मेरे यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट नंबर आए। तो एक शिक्षक का कितना प्रभाव हो सकता है एक बच्चे पे, पढ़ने वाले पे, स्टूडेंट पे। तो ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस के अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो ऐसे शिक्षकों को छांटना भी आप ही लोगों का दायित्व होगा, चाहे वो संस्थाएं हों, चाहे वो विद्यालय के मैनेजमेंट हो, इन सब को। और प्रशिक्षण इस प्रकार का दिया जाए कि जिस इंजीनियर है, यदि आप इंजीनियरिंग नहीं सिखाएंगे तो वो पुल टूटेंगे, उनके बनाए हुए बिल्डिंग टूटेंगी, उसमें मरेंगे लोग, तो वहाँ तो नहीं पूछता। यहाँ आप उसकी ज़िंदगी पूरी बना रहे हैं, ज़िंदगी पूरी बिगाड़ रहे हैं, इतना बड़ा उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। तो इसलिए आप लोगों का जो दायित्व है वो अन्य टेक्नीशियन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ संक्षेप में मैंने कुछ कहा है। इस पर शिक्षा नीति पर कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ चर्चा के विषय हैं, उन पे आप पढ़िए, आप इसे नई शिक्षा नीति को भी, क्या होना है, क्या करना है, कैसे करना है, हर आप कॉपी निकालिए, इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, उसे पढ़िए आप और उसको देखिए कि आपके लायक उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिनमें आप अपना एक्सपीरियंस का, अपने अनुभव का फ़ायदा इस संस्था को दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम सबके सामने शिक्षा क्षेत्र में काम करते हुए चुनौतियाँ क्या हैं, वो संक्षेप में आदरणीय डॉक्टर साहब ने उसकी चर्चा की हुई है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे विषय हम सबके सामने चैलेंज के रूप में आते हैं और पिछले 3-4 दिनों से उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। चुनौतियों को मात देकर आगे बढ़ना ये हम सबका काम है। विद्या भारती एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता के नाते भी हमारा दायित्व बनता है कि इनको पार पाएँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी उदारतापूर्वक और इतने सवेरे, यानी आप सबकी जो दिनचर्या होती है, सामान्यता बहुत कठिनाई रहती, आयु भी हो गई है, लेकिन 9 बजे उपस्थित होना वंदना सभा में आप जैसे के लिए बहुत कठिन होता है, परंतु हम सबके आग्रह को स्वीकार कर वो पधारे। मैं उनका प्रशिक्षण वर्ग की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जब भी उनकी आवश्यकता होगी हम सब कार्यकर्ताओं के लिए वो शहर से उपस्थित होंगे।
एक बार फिर विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर से और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की ओर से मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।